दोस्तों नमस्कार। इस देश में किसानों पर 17 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। इस देश में बीते 10 बरस में कॉरपोरेट और बड़े उद्योगपतियों का तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया गया। इस देश के भीतर में नौकरियां मिलना तो दूर, जो पब्लिक सेक्टर से नौकरी चलती चली गई यानी हाथों से निकलती चली गई, उसकी तादाद भी इसी दौर में 75 लाख से ज्यादा की है। और अगर कॉरपोरेट सेक्टर के भीतर पक्की नौकरी को किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया गया, तो उसकी तादाद भी इसी दौर में कम से कम 80 से 90 लाख की है। इस देश के भीतर में मजदूरों को जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, वो जम्मू कश्मीर में भी नहीं मिलती है। इस देश के भीतर में आदिवासियों के जो सवाल हैं, वो सवाल तो दूर, मौजूदा वक्त में उनकी जमीन को किस तरीके से हथियाने की कोशिश अलग अलग नीतियों के आश्रय की जा रही है, उसका कच्चा चिट्ठा आज नहीं तो कल सामने लाया जाएगा। इस देश के भीतर में शहर के अंदर जो तमाम लड़के पढ़ने आते हैं, वह किस रूप में रहते हैं, उनके पास पैसा बचता है या नहीं बचता है, और उसके बाद परीक्षा देते वक्त अगर पेपर लीक होते चला जाता है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगा? आप सोच रहे होंगे ये सारे मुद्दे तो आपने रोज सुने हैं, लेकिन भारत के लोकसभा चुनाव में यह पहला मौका है जब दूसरे राजनीतिक दल नहीं बल्कि सत्ताधारी राजनीतिक दल से छोड़कर जो भी कांग्रेस में शामिल हो रहा है, वह इन मुद्दों का जिक्र कर रहा है। और कई दूसरे ऐसे नेता हैं जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चला रहे थे, वह भी पहली बार शामिल होते वक्त उन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं जिन मुद्दों का जिक्र इससे पहले चुनाव में होता नहीं था। और दूसरी तरफ इस देश के भीतर में सत्ताधारी दल यानी बीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही है, वह मुद्दे कहीं दूसरी जगह से नहीं या इस देश की गवर्नेंस से नहीं, बल्कि राहुल गांधी के भाषण से निकले हुए शब्दों के आश्रय इसको मुद्दा बनाने की कोशिश है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो दक्षिण भारत में इस दौर में यात्रा करते चले गए, उस दौर में भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे को सर्वोपरि रखा, और वो मुद्दा भी राहुल गांधी के भाषण से निकला था। तो दो बातें यहां पर बहुत साफ तौर पर इस चुनाव को लेकर समझ लीजिए। इस देश के भीतर में कोई मुद्दा मायने नहीं रखता है, राजनीतिक तौर पर ऐसा सत्ताधारी दल को लगता है, और इसीलिए उसने जो पूरी बिसात बिछाई वो 2047 में भारत के विकसित राष्ट्र होने को लेकर बिछाई। लेकिन दूसरी तरफ जनता के भीतर जो सवाल है, उन सवालों के आमने सामने जब कोई भी नेता, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, वो कहीं पर भी हो, जब उन सवालों का सामना उसे करना पड़ता है तो उसे लगने लगता है कि कहीं वह चुनाव लड़ने मैदान में आ गया तो फिर उसे जीत मिलेगी नहीं अगर इन सवालों का जवाब उसने नहीं दिया तो। आज बड़ी तादाद में कांग्रेस के साथ कई नेता जुड़े। इन नेताओं का अपना अपना राजनीतिक प्रभाव है, और राजनीतिक तौर पर जिन मुद्दों को वो उठा रहे थे, वो मुद्दे राहुल गांधी की यात्रा के वक्त में लगातार, राहुल गांधी न्याय यात्रा का जिक्र हो या भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र हो, उन दोनों परिस्थितियों में वह उन्हीं मुद्दों को उठा रहे थे जो इस देश के आम लोगों से जुड़े हुए हो। और दूसरी तरफ क्या यह कहा जा सकता है कि इस दौर में अगर राहुल गांधी चुनावी रैली ना करें, भाषण देना बंद कर दें, तो फिर मुद्दों की कमी आ जाएगी और कोई ऐसा मुद्दा बचेगा ही नहीं जिसके आश्रय मौजूदा राजनीतिक सत्ता इस बात का जिक्र भी कर सके कि उसने बीते 10 बरस में क्या कुछ किया? क्योंकि एक लंबा कच्चा चिट्ठा है, और उस कच्चे चिट्ठे के दायरे में इस देश के भीतर में जो खास तौर से कॉरपोरेट के साथ सत्ता की यारी है, उसके आंकड़े और उसका आकलन भी चौंकाने वाला है। तो क्या यह माना जाए कि इस दौर में बीजेपी के लिए कॉरपोरेट से करीबी या उसके पैसे से यारी या उसके जरिए नीतियों को इस देश में अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना देना, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की बड़ी भूमिका, उस भूमिका के तहत आज सुप्रीम कोर्ट में सत्ता को कहना पड़ गया यानी सरकार को कहना पड़ गया कि क्या वाकई चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं होते हैं? वह तो स्वतंत्र होते ही हैं, और उनकी स्वतंत्रता में जजों की दखलंदाजी क्यों होनी चाहिए? अगर नियुक्ति सरकार कर रही है तो इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? क्या बिना जज के किसी अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है तो क्या वो गलत होगी? यानी स्थिति कहां पर है, यह पहले राउंड में समझ लीजिए। अब उसके बाद आइए कि इस दौर का अनूठा सच क्या है। सबसे अनूठा सच यह है कि इस दौर में राहुल गांधी के भाषण को डिकोड करने के लिए बीजेपी की टीम लगी रहती है, और उसमें से किसी भी शब्द के आश्रय अगर राष्ट्रीय और राजनीतिक तौर पर उस मुद्दे को उछाला जा सकता है तो उसको उछालना है, बार बार उछालना है। और यह काम बीते 48-52 घंटों से इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री कर रहे थे। अब वो बात खिसकते खिसकते कैबिनेट मिनिस्टर्स तक आ गई, और सभी को कहा गया आप इस मुद्दे को तूल देते रहिए, अगली रैली का इंतजार किया जाएगा जब राहुल गांधी कुछ बोलेंगे। कौन क्या कह रहा है हम इस पर आए उससे पहले हमें लगता है इस देश की एक तस्वीर देख लीजिए। झारखंड के भीतर आदिवासियों का सवाल है, बिहार के भीतर ओबीसी और नौकरी का सवाल है, जम्मू कश्मीर के भीतर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और उनके हक का सवाल है। इस दौर में तेलंगाना के भीतर जो सवाल लगातार उठ रहा है, उसमें बीते दिनों बीजेपी की राजनीति या रणनीति ने जो भी तेलंगाना को लेकर सवाल खड़े किए, उन सवालों के साए तले भी तेलंगाना में जो बीजेपी के लोग हैं वह विचलित हैं। इस दौर में अलग अलग प्रदेशों के मद्देनजर युवाओं की नौकरी हो, किसानों का कर्ज में डूबना हो, एमएसपी का ना मिल पाना हो,
मजदूरों को इस दौर में मनरेगा में भी काम ना मिल पाने की स्थिति हो, इन तमाम बातों का जिक्र करते करते अगर वह तमाम लोगों के जुबान पर इस दौर में राहुल गांधी की यात्रा है, तो इसका एक मतलब बहुत साफ है कि राहुल गांधी की यात्रा का रंग अब दिखाई देना शुरू हो रहा है, जो राजनीतिक तौर पर अगर इस देश में मुद्दा बन गया तो फिर इस देश में आम लोगों के मुद्दे सत्ता पर आकर खड़े हो जाएंगे। जरा कल्पना कीजिए कि बिहार में पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी चलाते थे, आज वो शामिल नहीं हुए बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी को ही कांग्रेस में मर्ज कर दिया। उसके तुरंत बाद जेपी पटेल सामने आए। जेपी भाई पटेल जो कि मुख्य सचेतक के तौर पर झारखंड बीजेपी में वहां के मांडू से वह चुनाव पिछली बार एमएलए का जीते थे। उनके पिता टेकलाल महतो जो राजनीतिक तौर पर जिनको मान्यता बीजेपी भी देती रही है। इसी दौर में जम्मू कश्मीर से चौधरी लाल सिंह वह भी शामिल होते हैं। अमरोहा से जीते हुए बीएसपी के टिकट पर पिछली बार दानिश अली भी शामिल होते हैं। यानी एक लंबी कतार है, लेकिन इस कतार के साए तले आखिर वही मुद्दों का जिक्र अब क्यों हो रहा है जो कि यात्रा के साथ खत्म हो जाना चाहिए था और यह मान लिया जाना चाहिए था कि जब तक यात्रा चल रही है तब तक उसका जिक्र है। तो क्या इस दौर में मीडिया की भूमिका उन तमाम मुद्दों को गायब करने पर लगी है और लगातार उन मुद्दों को दिखाने पर हावी है जो कि इस दौर में बीजेपी चाहती है? क्योंकि पप्पू यादव जब आज बैठे तो किन बात का जिक्र कर रहे थे, इसको जरा सुनिए। इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4,000 सवा 4,000 किलोमीटर पैदल, 6,000 किलोमीटर बाय रोड। आज तक की हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी, वो संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी। भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो राहुल गांधी है। किसी ने उम्मीद जगाया है तो राहुल गांधी जी हैं। और उसके बाद जो उनकी लड़ाई ओबीसी को लेकर के है, दलितों को लेकर के है, जो कमिटमेंट सामाजिक न्याय को लेकर है, पूरी हिंदी पट्टी, बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, मैं एक बहुत साधारण गिलहरी की तरह एक उस लड़ाई का भागीदार बनना चाहता था। हमें राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि पप्पू यादव का आना सिर्फ एक लोकसभा सीट को प्रभावित करेगा। राजनीतिक तौर पर कह सकते हैं कि बिहार के भीतर विपक्ष की गोलबंदी अब तेज हो चली है और इस देश की सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर कह सकते हैं कि जिन मुद्दों को लगातार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो इससे पहले उठाने की सोच नहीं सकते थे कि इस देश में जाति की राजनीति के भीतर पिछड़े तबके का सवाल कांग्रेस उठाएगी, यह एक अनसुलझी सी चीज थी। उसको जब सत्ता पर ला दिया तो फिर जो छोटे छोटे राजनीतिक दल थे उनके भीतर जो अपनी जाति से जुड़े सवाल थे या फिर पिछड़ों को लेकर जो सवाल थे, उन्हें समझ में आ गया कि अब वह किसी छोटी शक्ल में नहीं रह सकते हैं, या तो किसी नदी में समाहित होना है या फिर सागर बनने की दिशा में आपको बढ़ना होगा। लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो राजनीतिक तौर पर इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण हो चला है। मसलन आप याद कीजिए 2013-14 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो दिल्ली की सत्ता यानी मनमोहन सिंह की सत्ता को लेकर एक ही सवाल कहते थे, पॉलिसी पैरालाइसिस। दूसरा सवाल था कि किस तरीके से पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भारत पे पड़ रहा है, पश्चिमी पूंजी किस तेजी से भारत में आ रही है। उस दौर को याद कीजिएगा तो जो भी आर्थिक नीतियां थी उसके समानांतर स्वदेशी का जिक्र प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी करते थे। स्वदेशी का जिक्र जो आरएसएस के जरिए निकल कर आया था या स्वदेशी जागरण मंच का वो हिस्सा था जो कि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने एक वक्त खड़ा किया था। लेकिन आज की तारीख में वो पॉलिसी पैरालाइसिस के बाद कॉरपोरेट का आना और कॉरपोरेट की पूंजी का महत्वपूर्ण होते चले जाना और इस दौर में इस देश के छिटपुट मुद्दे जो कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर इस देश की बहुसंख्य जनता को प्रभावित कर रहे हैं, ये हर कोई जानता है और ऐसा नहीं है कि सत्ता की आंखें बंद हैं। और जब इस दौर को आप परखना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपके जहन में इस देश के बैंकों को लेकर भी सवाल उठे। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर इस दौर में बीजेपी राजनीतिक तौर पर किस मुद्दे को जनता के सामने ले जाए। खुद प्रधानमंत्री मोदी एकमात्र चेहरा है, अपने तरीके से वो चुनाव प्रचार करते हैं, उनकी मौजूदगी हर जगह होनी चाहिए, इसके लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग होने वाला है। वर्चुअली वो हर जगह नजर आए। इस चुनाव के दौर में एक ही व्यक्ति प्रचार करते हुए बीजेपी के शख्स के तौर पर नरेंद्र मोदी हो, इस दिशा में वो लगातार काम बीजेपी कर रही है। और दूसरी तरफ जो टीम लगी है वो राहुल के भाषण का इंतजार कर रही है कि वहां से किस मुद्दे को उठाया जा सके। दो बातें साफ हो गई। पहली बात, राहुल गांधी के बगैर प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली सफल नहीं हो सकती है और मुद्दा कहीं अगर राहुल गांधी ना बने तो फिर राजनीतिक तौर पर बीजेपी असफल हो जाएगी। यानी जरूरत इस दौर में राहुल गांधी की है, क्योंकि राहुल गांधी की मान्यता या राजनीतिक तौर पर उनकी लोकप्रियता या उनकी पहचान जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तौर पर बनी है उसको अपने साथ लेना ही होगा। इस दिशा में बीजेपी बढ़ चुकी है।
दूसरी परिस्थिति जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वो कौन सा मुद्दा है भी कि नहीं है, क्योंकि वो तमाम मुद्दे जो बीते 10 बरस के भीतर या तो वो युवाओं से जुड़े हो सकते हैं, या वो महिलाओं से जुड़े हो सकते हैं, या आदिवासियों से जुड़े हो सकते हैं, या किसान मजदूर से जुड़े हो सकते हैं। इससे हटकर आप मिडिल क्लास का जिक्र कर सकते हैं जो टैक्स की चपेट में ऐसे ही परेशान है। इस दौर में आप इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन वहां भी रोजगार नहीं है। इस दौर में आप एमएसएमई का जिक्र कर सकते हैं जिसके जरिए मध्यम तबके के और छोटे तबके के जो इंडस्ट्रीज देश के भीतर में चलते हैं या बिजनेस चलते हैं उसके जरिए देश फल फूल जाए, नहीं कर पा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल हो या डिजिटल इंडिया का दौर हो, नारों की शक्ल में सब निकल कर आया, लेकिन चुनाव के दौर में आपको कहना पड़ता है कि आप इन मुद्दों की सफलता के साथ खड़े हैं और आने वाले वक्त में इन मुद्दों के आसरे आप अपना विस्तार और करेंगे। ध्यान दीजिए, किसी भी रैली में ये तमाम चीजें गायब है। और बड़ा सवाल तो यह भी है कि इस दौर में बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा शख्स नहीं है। इससे पहले एक लंबी फौज होती थी जो अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करती थी, कैबिनेट मिनिस्टर्स की एक पहचान होती थी, लेकिन इस दौर में तो सभी कमजोर है, तो कोई बचा ही नहीं। तो राजनीतिक तौर पर भारत के भीतर में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का आभा मंडल है और दूसरी तरफ राहुल गांधी की संघर्ष यात्रा है। टकराना इन्हीं दोनों परिस्थितियों के भीतर है। और अगर रैली ना करें, कुछ ना बोलें, तो मुद्दा नहीं मिलेगा। यहां से कोई मुद्दा उठ नहीं पा रहा है और इस देश के भीतर में जो भी सांसद विधायक, चाहे वो पूर्व हो या मौजूदा वक्त हो, वो चुनाव मैदान में जा रहा है तो उसके सामने वो सवाल उठ रहे हैं जिन सवालों पर मौजूदा सत्ता ने खामोशी बरत ली है। इस दौर में जरा कल्पना कीजिए, पेट्रोल और डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है और आज से नहीं, बीते 2 सालों से वो लगातार कम चल रही है। बावजूद इसके भारत में उपभोक्ताओं को कोई रियायत नहीं दी गई। लेकिन पेट्रोल डीजल से जुड़े हुए जो मंत्री हैं, उनकी जुबान पर भी इस दौर में राहुल के दिए गए वक्तव्य ही सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर हैं। सुन लीजिए, ये हरदीप पुरी साहब हैं। 100%, I read it out. कि ये हिंदू धर्म में एक शब्द है. I read out the exact thing of what he said, and then we went and made a detailed presentation. Here you are insulting the sentiment of the Hindu community, and then what does it mean? माँ दुर्गा, दुर्गा शक्ति. What is he talking about? If he had not said Hindu धर्म में ये है, he may have had some benefit of doubt, but he has gone straight into it, and he's insulted the religious sentiments of a lot of people. He's insulted Nari Shakti, Mahila Shakti-karan. We are moving from women-centered development to women-led development. Here is the leader of a party talking this language. Shameful. हरदीप पुरी साहब स्मार्ट सिटी भी बनाते हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर उन्हें बहुत कुछ नीतियों के आसरे तय भी करना होता है, लेकिन उनका ध्यान कहां पर है और राजनीतिक तौर पर वह खुद को उन मुद्दों में कैसे ढाल सकते हैं, शायद 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए भी एक मुश्किल हालात है। ये मुश्किल हालात इसलिए हम जिक्र आपसे कर रहे हैं कि इस देश के भीतर में अगर इकोनॉमी का रास्ता बैंकों के जरिए आप परखने की कोशिश करेंगे तो एक झटके में आपके जहन में आएगा, कोई दूसरी सरकार होती, कोई दूसरा वक्त होता तो इन परिस्थितियों में यह बड़ा मुद्दा बन जाता। मसलन 2018 में इस देश का एनपीए 11.5% था, दुनिया के तमाम रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा एनपीए था। इसी दौर में जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है, जिसको पीसीए कहते हैं, वो शुरू हुआ बैंकों के जरिए। लोन को रिस्ट्रक्चर किया गया, जो भी प्रावधान होने थे उससे संबंध से जुड़े हुए जो भी आवश्यकताएं थी वो बढ़ने लगी। बैलेंस शीट इस दौर में हर बैंक को ठीक करनी है, उस दिशा में सरकार बढ़ गई और बैंकों पर सरकार ने जमकर पैसा डाला। और अगर 2019 से लेकर 2023 तक की परिस्थितियों को आप देखिएगा तो ये 2-3 लाख करोड़ से ज्यादा का है जो बैंकों में डाला गया। उससे पहले 2017 से ही यह सिलसिला शुरू हो गया था। तो बैंक का प्रॉफिट मार्जिन लाते लाते मार्च 2023 में 3.9% एनपीए दिखाया गया। कुछ माफ कर दिया गया, कुछ बुक को ठीक कर दिया गया और उसके बाद जो रिकवरी हो रही थी वो डिविडेंड के तौर पर हो रही थी, सरकार को लाभ मिल रहा था। इसी दौर में 2016 में सरकार ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए जो अपने आप में कुछ कमा नहीं पा रहे थे, सरकार की नीतियों की वजह से उनके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बनाया गया, आईबीसी, जिसमें 7,325 मामले गए। कितने मामले ठीक हुए, कितने में राहत मिली, कितने में मुश्किल हालात होते चले गए, इसका एक अपना परसेंटेज है जो बहुत साफ बतलाता है कि दरअसल सक्सेसफुल तरीके से रेजोल्यूशन प्लान जो था यह सिर्फ 16% का ही हो पाया, बाकियों का नहीं। यानी एक स्ट्रक्चर इस देश के भीतर में इकोनॉमी का अगर आप देखना शुरू करेंगे जिससे इस देश के भीतर में जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं और इन दोनों परिस्थितियों को मीडिया सामने लाने को तैयार नहीं, तब यह सवाल लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा हो गया कि आखिर प्रधानमंत्री खुद चुनाव प्रचार में किन मुद्दों को उठाएंगे। जाहिर है अपनी बातों का जिक्र करते हैं तो 2 ही मुद्दे बचते हैं। एक मुद्दा, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा, आप इंतजार कीजिए। दूसरा मुद्दा, 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन सवाल है, ये तो होना है। इससे पहले की परिस्थितियों को जो आपने जिया है, वो ब्लैक मनी को लेकर जिक्र हो रहा हो, सबको घर देने का जिक्र हो रहा हो, किसानों की आय दुगनी करने का जिक्र हो रहा हो, मिडिल क्लास पर से टैक्स की रियायत का जिक्र हो रहा हो, यानी हर तबके को लेकर चलिए तो कहीं आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तब यह सवाल था कि अगर चुनाव प्रचार करना है तो अब कौन सा रास्ता बचता है। इसीलिए प्रधानमंत्री की परेशानी है कि अगर राहुल गांधी ने रैलियां ना की या वो खामोश हो गए या कोई बात निकल कर नहीं आई तो फिर चुनाव प्रचार भी कैसे होगा, किस आधार पे होगा, किस चकाचौंध को दिखाया जाएगा जिसके आश्रित जनता वोट देने को तैयार हो जाए और साथ खड़ी हो जाए। क्योंकि जरा कल्पना कीजिए कि झारखंड से
बीजेपी का एमएलए जो मांडू के एमएलए हैं जेपी भाई पटेल और वह पार्टी के मुख्य सचेतक हैं, वह भी बीजेपी छोड़कर आज कांग्रेस में शामिल हो गए और यहां पहुंचकर क्या कहते हैं। मैंने स्पष्ट कहा कि झारखंड में हमारे पिताजी का जो सपने हैं उसको साकार करना है और मेरे पिताजी का विचारधारा इंडिया गठबंधन में ही दिखता है। कांग्रेस का ही रुख क्यों? आप जेएमएम के साथ भी जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस को क्यों आपने छोड़ा? देखिए ऐसा है, राजनीति में मन जिधर मिले उधर चलना चाहिए। लोकसभा भी लड़ेंगे क्या? मैंने पहले कह दिया, मैं कोई लोकसभा और विधायक के टिकट के लिए शामिल नहीं हुआ हूं। यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि एक तरफ शिबू सोरेन के परिवार से सीता सोरेन निकलकर बीजेपी में शामिल हो गई और दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक और मुख्य सचेतक बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है। जो मजदूरों के बीच काम कर रहे थे चौधरी लाल सिंह, वह भी कांग्रेस में शामिल हो गए। यह कोई सामान्य परिस्थिति इस दौर में नहीं है कि पप्पू यादव को भी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कराना पड़ गया। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि हरियाणा के सांसद भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएं। दरअसल सामान्य और असामान्य राजनीति के बीच जिस लकीर पर इस देश के लोग खड़े हैं, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल इस दौर में यही है, क्या वाकई सत्ताधारी पार्टी यानी मोदी सरकार, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स इस देश से जुड़े हुए सवालों पर कुछ पूरे चुनाव में कहेंगे या नहीं कहेंगे। और खुद प्रधानमंत्री जब स्टार प्रचारक हैं और वो लगातार भारत को विकसित बनाने की दिशा में चल पड़े हैं, तो उससे पहले की परिस्थिति जो इस देश के भीतर में 2028 तक मुफ्त में अनाज देने का जिक्र हो रहा हो या रियायतों को लेकर जितनी भी योजनाओं का जिक्र हो रहा हो, उसको लेकर जनता को कितना लाभ पहुंचाया गया है, क्या उसको बताने की दिशा में सामने आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर वो इंतजार करेंगे कि आखिर राहुल गांधी कहते क्या हैं और वहां से उनकी जो टीम है वो डिकोड करेगी और उसके बाद से वह चुनाव मैदान में निशाना साधते हुए निकल जाएंगे। क्योंकि इस दौर में अब करप्शन जिक्र करना भी बीजेपी के लिए मुश्किल है और ये मुश्किल हालात तो 48 घंटों के बाद और गहरा जाएंगे, जब इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर यूनिक नंबर के साथ सामने आ जाएगा और सब कुछ सामने होगा कि कितने हजार करोड़ रुपए किस कॉर्पोरेट ने कितने बीजेपी को दिए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को दिए, और उनका रेशियो अभी तक जो है वो 60-40% का है। सत्ताधारी के पास 60% और बाकी सभी के पास 40%, यही रेशियो अभी तक चल रहा है। तो फिर करप्शन मायने रखता नहीं है, भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी मायने रखती नहीं है, इस देश के भीतर में कॉर्पोरेट की लूट मायने रखती नहीं है, शेल कंपनी अंतरराष्ट्रीय तौर पर पैसे को घुमाना मायने रखता नहीं है, बेरोजगारी हो, पेपर लीक हो, किसानों की आय हो, मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी हो, युवाओं के सामने परिस्थितिवश बेरोजगारी का आलम बड़ा होता जा रहा है, ये मुद्दे नहीं है, तो फिर चुनाव किस दिशा में जाएगा। जाहिर है हवा में रेंगता हुआ चुनाव हवा के भाषणों के जरिए ही चलेगा, या जो सवाल अब जनता से रूबरू करने वाले वह नेता विधायक एमपी जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके सामने जनता के सवाल आएंगे, तब उनके भीतर से यह आवाज निकलेगी जरूर। 2024 का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण चुनाव में उनकी भागीदारी क्या होने वाली है, इससे कोई मुंह चुरा नहीं सकता है। और लोकतंत्र की ताकत जनता से जुड़ी होती है, नेताओं के भाषणों से नहीं। यह चुनाव के वक्त हर नेता को पता होता है, तो फिर प्रधानमंत्री को भी पता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।